नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में। एंड स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो ओवर इन्फॉर्मेशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग लेकर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड न्यूज़ जो सिर्फ आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, और सिर्फ वही जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें कैसे अफेक्ट कर रही हैं आपको। सो हम इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स कवर करते हैं। तो हम कवर करते हैं इसमें आपके जॉब, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके करियर और ओवरऑल जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इसे भी कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। रेटिंग्स अपग्रेड फॉर इंडिया पॉसिबल इफ फिस्कल डेफिसिट फॉल्स टू 4%। ये किसका कहना है? ये कहना है S&P का। S&P में कई बार बता चुका हूँ आपको, वर्ल्ड रिनाउंड एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये क्रेडिट रेटिंग करते हैं। और यूएस में जैसे इंडिया में सेंसेक्स है, वैसे ही यूएस में इनका अपना इंडेक्स है, ये है S&P 500। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स बोलते हैं इसे। इनका ये कहना है कि अगर इंडिया की जो फिस्कल डिफिसिट है ना, फिस्कल डिफिसिट ये 4% से कम हो जाए तो फिर इंडिया की ना रेटिंग्स को हम अपग्रेड कर देंगे। अब रेटिंग्स अपग्रेड मैं बता दूं, आप सबके पास जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग एक तरीके से होती है, राइट? है ना? आप देखते हैं अपना सिबिल स्कोर, तो कंट्रीज की भी होती है ये, और कंट्रीज में भी ये देखा जाता है कि इन पे कितना उधार है, ठीक है, कितना इनका खर्चा है, कितना इसके अगेंस्ट ये एक्सपेंस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और कितनी इनकी इनकम है और कितने इनके इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑलरेडी जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वो। तो अगर 4% की फिस्कल डेफिसिट हासिल कर ली हमने तो हमारा क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाएगा। मतलब इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे इससे? इंडिया को एक तो लोन्स सस्ते दामों पर मिलेंगे, ठीक है, एज अ कंट्री हमें सस्ते दामों पर लोन मिलेंगे, ठीक है, और ये इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम है लेकिन और ज़्यादा पैसा मिल रहा है हमें, ऐसे सोचिए। तो जो हमारा सॉवरेन रेटिंग है इंडिया का, अपग्रेड हो सकता है अगले 2 साल में, अगर यूनियन गवर्नमेंट प्रूडेंटली मैनेज करती है। प्रूडेंटली मतलब सोच समझ के, लॉजिकली, ठीक है, ज़्यादा ओवर एक्सपेंड ना करके मैनेज करती है हमारे फाइनेंसेस को और फिस्कल डेफिसिट को 4% ले आती है। ये कहना है S&P ग्लोबल का। तो S&P के जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि जो ट्रिगर होगा अपग्रेड के लिए, मतलब अपग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा, जब सेंटर और स्टेट दोनों सरकारें, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट मिल के, ठीक है, काम करें अगर, और डेफिसिट 7% चला जाए, 7% से नीचे चला जाए ऑफ GDP, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होगा, इनका ये कहना है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। 7% ऑफ GDP से अगर नीचे हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट तो भाई हमारा रेटिंग बढ़िया अपग्रेड हो जाना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे 4% ऑफ GDP ले आती है तो ये कह रहे हैं हम अगले 2 साल में ही कर देंगे रेटिंग अपग्रेड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रेटिंग अपग्रेड तब होगा जब गवर्नमेंट 7% से नीचे ले आती है, लेकिन 2 साल में हो जाएगा अगर 4% से कम हो जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यूनियन गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि वो 5.1% तो ले आएगी, ठीक है, ऑफ GDP करंट फिस्कल ईयर में, इसी ईयर में, फ्रॉम 5.6 से। तो अभी कितना है ये भी जानना जरूरी है, अभी चल रहा है 5.63। इस साल गवर्नमेंट कह रही है 5.1 हो जाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 सालों में ये शायद 4% तक जा पाए। तो अकॉर्डिंग टू जो फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप है हमारा, हमने जो रोड मैप बना रखा है, हमारी भी तो प्लानिंग है, राइट? तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, इसे लाया जाएगा 4.5% बाय 2025-26। तो अगले 2 साल में हमारा टारगेट है 4.5% लाने का। ये फिस्कल डेफिसिट की ही डेफिनेशन है जो यहाँ लिखा है, डिफरेंस बिटवीन खर्चा और डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू। तो हम अब देखिए, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो भी फिस्कल डेफिसिट में ही रहते हैं हमेशा। क्यों? हमारे खर्चे ज़्यादा रहते हैं हमेशा और इनकम कम रहती है। तो फिस्कल डेफिसिट को हम भी किसी तरीके से कम करने की कोशिश करते हैं, या तो खर्चों को कम करके या इनकम को बढ़ा के। तो यहाँ पे अगर हम भी इनकम बढ़ा लेंगे, खर्चे कम कर लेंगे, तो हमारी भी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो इंडिया के लिए जो इनका आउटलुक था ये था पॉजिटिव। स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया, मतलब स्टेबल है मतलब यही रहने वाला है, सेम रहेगा। पॉजिटिव मतलब लगता है कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो ये आउटलुक होता है, ठीक है, हर एक कंट्री का अलग आउटलुक है, कंपनीज का भी होता है ये। एंड यहाँ पे रेटिंग हमारी क्या है? BBB नेगेटिव। तो यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड्स आ जाए तो बहुत ही बढ़िया खबर हो रही है हमारे देश के लिए। पावर फर्म्स टोल्ड टू ऑर्डर 2.7 ट्रिलियन रुपी ऑफ टूल्स। पावर सेक्टर की बात कल के पेपर में भी हमने की है, कल के अखबार में आप ज़रूर देखिएगा उसे,
कि कैसे पावर डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई और आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और पावर सेक्टर वेट कर रहा है बजट का कि बजट में कुछ बढ़िया रिफॉर्म्स दो, पॉलिसी दो और इन्वेस्टमेंट दो एक्स्ट्रा, नहीं तो बिजली कटना शुरू हो जाएगी लोगों के लिए, क्योंकि बिजली की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने कहा है पावर कंपनीज को कि करीब 2.7 ट्रिलियन, ठीक है, ये ट्रिलियन रुपीज़ है, इतने के टूल्स ऑर्डर करिए जल्दी से, ठीक है। तो देखिए पावर सेक्टर अगर कमा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजली कंपनी को फायदा हो रहा है, जो टूल्स बना रही है कंपनी, आप सोचिए कितना बड़ा ऑर्डर है ये यहाँ पे। और ये इस साल की बात हो रही है, इक्विपमेंट्स चाहिए हमें इतने के, ये इक्विपमेंट्स, ठीक है, ताकि हम कैपेसिटी एडिशन कर पाएं कोल फायर्ड पावर में ईयर्स अहेड, फॉर द ईयर्स अहेड, आगे के लिए। तो यहाँ पे कंट्री स्ट्रगल कर रहा है बूमिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने में, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे स्ट्रगल खत्म हो और हम जल्द से जल्द इन टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। तो जो अनप्रेसिडेंटेड मूव है इसकी वजह से बहुत बड़ा हमें इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट भी होगा पावर फर्म्स के लिए, जैसे कि स्टेट एंड एनटीपीसी है, एसजेवीएन है, और प्राइवेट कंपनीज जैसे अडानी पावर, एसआर पावर, ये भी ऐड करेंगे 31 गीगावाट्स इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं शेयर मार्केट में कौन सी कंपनीज है जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती हैं पावर सेक्टर को। ओनली ईवी प्लान 100% करेक्ट वोल्वो कार्स, वोल्वो की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। अब मैं बता दूं आपको कि दुनिया अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। एक नया ये डिवीजन है, एक तो लोग कह रहे हैं कि नया नहीं है, मैं कहूँगा पिछले 2 साल से तो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुश की जा रही हैं। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईवी बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है, ईवी एक क्वेश्चन मार्क है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो इनकी सेल्स भी कम हो गई है काफ़ी, टेस्ला की सेल्स भी काफ़ी फ्लैट हो गई है, वो क्रेज ही नहीं रहा ग्लोबली ईवीज का। एंड दूसरे लोग कह रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं ईवी ही फ्यूचर है, ईवी पे 100% हमें रहना चाहिए और कुछ नहीं देखना चाहिए। दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले हाइब्रिड लाओ, ठीक है, हाइड्रोजन लाओ और दूसरे और भी टेक्नोलॉजीज लाओ। ईवी खाली अकेले नहीं हमें मदद कर सकता है, क्लाइमेट चेंज को अगर हम टैकल करना चाहते हैं तो इसमें हमें हर टाइप की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो यहाँ पे अब वोल्वो का स्टेटमेंट आया। कल ही हम पढ़ रहे थे टोयोटा के बारे में, ठीक है। इंडिया में भी टैक्सेशन को लेके काफ़ी सारे आप कह सकते हैं डिमांड्स आई है कि हाइब्रिड कार पे भी आप इतना टैक्स लगा रहे हो, जबकि ये तो हाफ इलेक्ट्रिक है, हाफ ही गैस सिलेंडर, तो इन पे भी टैक्स कम करो, राइट। तो गवर्नमेंट सोच रही है इसके बारे में। नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि हाइब्रिड कार्स को सस्ता करना चाहिए हमें, हम सिर्फ ईवीज प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे आप ये देखिए जो कंपनीज हैं ये भी 2 हिस्सों में है, एक तो जापानीज कंपनीज हो गए और इंडिया में मारुति को देख लीजिए, कितनी ईवी है मारुति की, 0। हाइब्रिड कितनी है, सारी नई मॉडल्स हाइब्रिड भी आ रही हैं। तो 2 अलग फिलॉसफी चल रही है इस वक्त कार्स के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में। अब वोल्वो क्या कह रहा है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बेचेंगे 2030 तक, 100% इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बिट ऑफ प्लेटूइंग है इलेक्ट्रिक कार सेल्स में। इनका ये कहना है कि मतलब सेल्स थोड़ी फ्लैट हो गई है, ग्रोथ कम हो गई है इलेक्ट्रिक कार्स में, लेकिन ये इसमें आगे डेवलपमेंट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग अपटेक था बिगिनिंग में, तो हो सकता है कि थोड़ा स्लोली ग्रो करे, लेकिन यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो ऐसे ही ग्रो करता है मार्केट में। तो ईवी का भी ऐसा ही है, कोई इसमें खास ये नहीं है कि ईवी में इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो वोल्वो ये कह रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि जो दुनिया भर में ईवी में डिमांड कम हुई है ये नॉर्मल है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में अडाप्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट्स आते हैं तो वो और बेटर हो जाता है और नए रिकॉर्ड्स बनाता रहता है, इनका ये कहना है। तो वोल्वो भी इसीलिए ईवी ओनली पोर्टफोलियो बना रहा है। 2030 तक वोल्वो की 100% कार्स इलेक्ट्रिक ही होंगी एंड फुल्ली इलेक्ट्रिक ये जाने वाले हैं, इनका ये कहना है। तो ऐसी बहुत सारे लग्जरी कार मेकर्स है जिन्होंने कहा है कि वो फुल्ली ईवी हो जाएंगे एंड वो गैसोलीन कार्स, पेट्रोल कार्स, आईसी इंजन कार्स बनाएंगे ही नहीं। तो प्लग इन हाइब्रिड के बारे में इनका भी कहना है कि प्लग इन हाइब्रिड रोल प्ले कर सकता है। हाइब्रिड कौन से, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलते हैं, इन्हें चार्ज भी नहीं करना पड़ता, इनका बेनिफिट ये सबसे पहले तो एक बार ये भी देखेंगे कि टैक्सेस, देखिए टैक्सेस की बात इन्होंने भी की। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इतना हाई टैक्स लगा रखा है हाइब्रिड व्हीकल्स पे कि वो पेट्रोल और हाइब्रिड को सेम ट्रीट कर रहे हैं, जबकि एक तो काफ़ी कंपटीशन कर रहा है दूसरे से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाला है जिस पे हम नजर रखेंगे। इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है हाइब्रिड कार बिके या ना बिके। अगर वो चाहती है कि हाइब्रिड कार बिके तो उन्हें टैक्स कम करना होगा, पेट्रोल और उसको आप सेम नहीं ट्रीट कर सकते हो। तो ये डिसीजन, ये बॉल अब गवर्नमेंट के कोर्ट में है। आता है अगले आर्टिकल पर, फूड डिलीवरी मार्केट टू रीच 2 ट्रिलियन रुपीज बाय 2030, बेन स्विगी रिपोर्ट, बेन और स्विगी की रिपोर्ट आई है, ठीक है।
किस बारे में है ये अभी जानते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट ये एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगी 18% से, और ये 18% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होगा CAGR, और ये पहुंच जाएगी 2.2 ट्रिलियन रुपए के वैल्यूएशन पे, जहां 20% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा, फूड सर्विसेज का होगा, इनका 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा फूड सर्विसेज मार्केट में बाय 2030। तो एक नई रिपोर्ट आई है हाउ इंडिया ईट्स, बेन एंड कंपनी और स्विगी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, और जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है ये ड्रिवन होगी बाय रॉबस्ट फंडामेंटल्स इंक्लूडिंग एक्सपांडिंग कंज्यूमर बेस। तो यहाँ पे ये सेक्टर ग्रो क्यों करेगा, सबसे पहले कंज्यूमर बेस ही बढ़ जाएगा हमारा। इस टाइम पे जो कंज्यूमर्स है यहाँ पे बहुत सारे नए कंज्यूमर ऐड होने हैं, एंड कंजम्पशन भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी इंक्रीज होने वाला है, आगे जाके लोग पैसे और ज़्यादा खर्च करने वाले हैं इंडिया में, इनका ये मानना है। तो जो इंडियन फूड सर्विसेज मार्केट है, स्पेशली फूड डिलीवरी, ये विटनेस करने वाले हैं बॉयंट ग्रोथ, एक बढ़िया ग्रोथ फूड डिलीवरी सेगमेंट में, और पिछले साल से कंपेयर करें तो ये काफ़ी बेटर होने वाला है। यहाँ पे लोग ये इनकम बढ़ेगी, डिजिटाइजेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्मार्टफोन भी बिकेंगे, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, राइट, एंड इंक्लिनेशन होगा। लोग देखिए जब पैसा आ जाता है ना तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आता है, यार ये भी ट्राई करते हैं, सिर्फ 100 रुपये लग रहे हैं, 500 रुपये लग रहे हैं, सिर्फ ट्राई कर लेते हैं, क्या हो गया 500 रुपये से। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्यूरियोसिटी ये फ्यूल करता है, और यही एक टाइम पे हमारी आदत बनता है कि हमारे कंजम्पशन हैबिट्स इस हिसाब से नए डेवलप हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी किसे, स्विगी, जोमेटो और दूसरे स्टार्टअप्स को जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं कंजम्पशन फील्ड में। इंडिया इन माइंड ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग, ओपन एआई कौन है, ChatGPT का नाम सुना होगा आप सबने, बहुत ही फेमस लैंग्वेज मॉडल है, राइट, AI मॉडल, एंड इसका जो पेरेंट कंपनी है ये है ओपन एआई, एंड इन्होंने प्लेज किया है अपना सपोर्ट इंडिया के AI मिशन के लिए। यस, इन्होंने क्या कहा है कि हम ऐप डेवलपमेंट इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेंगे ADI में अंडर द प्रोग्राम, और ओपन एआई कमिटेड है कि वो सपोर्ट करेगा इंडिया के AI मिशन को, जहां एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि ये इंश्योर करेंगे, दे विल मेक श्योर कि इंडियन डेवलपर्स अपने खुद के मॉडल्स बना पाए और डिलीवर कर पाए सोशल बेनिफिट एट स्केल। सोशल बेनिफिट के लिए ये मदद करना चाहेंगे, इंडियन डेवलपर्स की मदद करना चाहेंगे एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। ये कह रहे हैं कि दे रियली लुक फॉरवर्ड कि वो कंटिन्यू करे कॉन्वर्सेशन विद मिनिस्ट्री और गेज करे कि कहाँ ये सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं इंडिया में। यस, सो दे विल ट्राई कि ये हेल्प कर पाए इंडिया की पूरी तरीके से अपने AI मॉडल्स बनाने के लिए, ताकि इंडिया में भी हम सोशल यूजेस के लिए AI को अप्लाई कर पाएँ हमारे रेगुलर लाइफ में और ओवरऑल हमारे पॉलिसीज़ में भी। तो ADI का एम क्या है कि प्रमोट करे AI एप्लीकेशंस क्रिटिकल सेक्टर में, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्टर्स है जहाँ पे AI इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, बट वो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स। मैं आपको बताऊँ, हॉस्पिटल्स में AI बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन हो रहा है डायग्नोसिस में। यस, AI बहुत अच्छे से हेल्प कर पा रहा है डायग्नोसिस में सारे हॉस्पिटल चेन्स में, एंड बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स ने तो अलग से डिपार्टमेंट भी बना दिया है इसके लिए, टेक का। तो इस वक्त इंडिया AI समिट में बात चल रही थी दिल्ली में, जहाँ पे नारायणन ने कहा कि फर्म इंडिया को हमेशा दिमाग में रख रही है, ठीक है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है तो इंडिया को सोच के रखा जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेस में। तो टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ AI इन इंडिया, उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से स्पीड बढ़ गया है, डायनेमिज्म बढ़ गया है ऑलरेडी डायनेमिक एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम में। यस, इंडिया में काफ़ी चहल पहल मच गई है जब से AI आया है, क्योंकि इसके अराउंड फंड्स भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, तो लोग स्टार्टअप्स भी ज़्यादा करना चाहेंगे। जो कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये इसे कम करना चाहते हैं, सबका गोल यही है। इनेबल करना चाहते हैं डेवलपर्स को कि वो कोड राइट करें और क्रिएट करें कम्प्लीटली कॉन्वर्सेशनल नेचुरल इंटरफेसेस टू कंप्यूटिंग, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी यूज़ कर पाए इसे किसी भी लैंग्वेज में। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, सेंसेक्स स्किल्स 80,000 mark on hopes of rate cut by Federal Reserve. Yes, इंडियन स्टॉक मार्केट ने नया हाई बना दिया। ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, लेकिन अब इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़, ठीक है, और ये सर्टेन नहीं है बहुत ज़्यादा, ये एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मार्केट हमेशा आउटलुक पे बढ़ता है। अगर आप बोलोगे कि ये कंपनी का पिछला रिजल्ट बहुत अच्छा था, उसे बाई कर लो, तो वो शेयर प्राइस ज़रूरी नहीं है वहाँ से बढ़ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो आप हमेशा आउटलुक देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है, घट सकती है, और इस बेसिस पे स्टॉक्स आज बढ़ते हैं, ठीक है। सेंसेक्स ने 80,000 मार्क क्रॉस किया यहाँ पे इंट्राडे में, एंड 10,000 पॉइंट की रैली दिखी हमें लोकसभा इलेक्शन से, क्योंकि रिजल्ट्स के दिन लो था
70,234 का, और अभी हम लोग 80,000 का मार्क भी क्रॉस कर चुके हैं। तो इस आर्टिकल का क्या कहना है ये जानते हैं। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? यहाँ पे इस आर्टिकल का कहना है सबसे पहले तो कि फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से ना बढ़िया पैसे आए मार्केट में। यस, उन्होंने खरीदारी करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स क्या होते हैं? देखिए, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट्स आप देखें कितने मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन लेती है। जब आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है जो ओवरऑल इम्पैक्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी को, ना कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को। तो यस, अगर ब्याज दर कम हो जाते हैं तो आप बिजनेस तो ब्याज पे करते हैं, अपने पैसे से तो करते नहीं है, लोन पे करते हैं, तो इनका खर्चा बहुत कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा खर्चा, तो नई जगहों पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी मार्केट में, राइट। तो इससे क्या होगा? शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो शेयर प्राइसेस तब नहीं ऊपर जाएंगे जब ये ब्याज दर बढ़ेंगे, ये पहले ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे शेयर प्राइसेस इनके, क्योंकि इनका आउटलुक ये है, इनका प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ जो चांसेस है कि ये इस बार रेट ड्रॉप होंगे, ये बढ़ चुके हैं। तो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं इस वक्त, एंड काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इमिनेंट रेट कट के यूएस में। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लीडर बोर्ड देखते हैं। लीडर बोर्ड मतलब कौन से लीडर्स हैं जिन्होंने बढ़िया रिटर्न दिया है। तो महिंद्रा 37.6% बढ़ गया है। जब सेंसेक्स 75 से 80,000 आया, ठीक है, तो यहाँ पे महिंद्रा 37% बढ़ा, अल्ट्राटेक 21%, पावर ग्रिड 20%। टॉप लूजर्स क्या रहे हैं? इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व और टाइटन। पिछले 5,000 की मूव में इन्होंने एक्चुअली पार्टिसिपेट तो नहीं किया, मगर ये और ड्रॉप भी हो गए। ब्रेकिंग द मिनरल्स मोनोपोली। अब ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में अभी भी इंडिया में डिस्कशन कम होती है, हमें लगता है। वैसे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स हैं, बट देखिए, हम हर बार डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल ने बहुत पावर दिया मिडल ईस्ट नेशन को, मिडल ईस्ट नेशन आज जो भी है वो क्रूड ऑयल की वजह से है, और इतनी मोनोपोली रही इनकी इस पर। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी दबदबा भी बना के रखा, राइट। तो यहाँ पे अगला क्रूड ऑयल क्या है? अगला क्रूड ऑयल हो सकता है हमारे मिनरल्स और मेटल्स। जिस कंट्री ने ये सिक्योर कर लिया उसे कोई डरा नहीं सकता अगले 100 साल तक, क्योंकि अगले 100 साल हम शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, क्लीन एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। एनर्जी को स्टोर करने चाहते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मिनरल्स और मेटल्स चाहिए अगर हम क्लीन एनर्जी चाहते हैं। तो 21वीं सदी में क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यस, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ ने सेंटर स्टेज ले लिया है। यस, ये बहुत क्रूशियल बन गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। बिना इनके आप टीवी का रिमोट नहीं यूज़ कर सकते, फ़ोन तो भूल जाइए। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, यस, हर जगह पे ये इंडिस्पेंसिबल है। बिना इसकी चीज़ें बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक पाए हम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिन्यूएबल एनर्जी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 91% ऑफ मिक्स बाय 2050 तक। रिन्यूएबल एनर्जी 91% कंट्रीब्यूट करे अगर, तभी ये टारगेट्स पॉसिबल है जो हम टेम्परेचर को कम करना चाह रहे हैं। और इसके लिए हमें भारी मात्रा में सिलिकॉन चाहिए, सिल्वर चाहिए, लिथियम चाहिए और रेयर अर्थ चाहिए, जैसे नियोडीमियम एंड डिस्प्रोजियम, ऐसे मेटल्स। और क्या हो रहा है? जो डिमांड बढ़ रहा है जिस तेज़ी से, और जितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं हम, इसकी वजह से मिनरल्स जैसे कि ग्रेफाइट, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, इन्हें क्रिटिकल बोला जा रहा है। जिन्हें शायद पहले पूछा ना जाता हो, अब इन्हें क्या बोला जा रहा है कि ये क्रिटिकल है हमारे लिए। एंड बहुत आगे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री आनी और देश का फ्यूचर है, इसे शेप करने में ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो ग्लोबल सर्ज है डिमांड में क्रिटिकल मिनरल्स की, वो अगर आप देखें तो अब ये स्ट्रैटेजिक एसेट हो गए हैं। स्ट्रैटेजिक एसेट क्या होते हैं? वो एसेट्स जो देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस पे देश डिपेंडेंट है। ये मिनरल्स बहुत ही कम कंट्रीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि चाइना यहाँ पे डोमिनेंट है। चाइना ने यहाँ पे पहले ही बाजी मार ली, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा एक तो रिजर्व भी है। डिस्प्रोजियम का 50% रिजर्व है, नियोडायमीनियम का 50% रिजर्व है, ग्रेफाइट का 65% रिजर्व है। तो चाइना की जो मिनरल डोमिनेंस है ना यहाँ पे, क्यों है? क्योंकि एक तो इन्होंने पहले ही बहुत बढ़िया एग्रीमेंट्स कर लिए कंट्रीज़ के साथ जिनके पास ये मिनरल्स थे। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
इन सब के साथ चाइना पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके ये डिपॉजिट्स सिक्योर कर चुका है जहाँ पे ये प्रोवाइड किया मिलता है। इसके अलावा दूसरे इनिशिएटिव जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे भी इसने फ़ायदा उठाया। जैसे कि चाइना का $1.3 बिलियन का जो BRI इन्वेस्टमेंट था, ये मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन में और प्रोसेसिंग में घाना में, गिनी में, नाइजर, सियरा लियोन, माली, ये सारी जो कंट्रीज़ है यहाँ पे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एक्सप्लोरेशन में, ढूंढने के लिए कि क्या यहाँ पे डिपॉजिट्स अवेलेबल है। घाना में अगर आप देखें तो इतने सारी कंट्रीज़ में, छोटी छोटी कंट्रीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया। और अब ये देखिए कि जो घानियन एंटिटी है ये रीपे करती है चाइनीज़ लोन, इन्होंने ये पैसे इन्हें लोन पे दिए। तो इस तरीके के टर्म्स इन्होंने रखे कि एक तो इन्हें ज़्यादा पैसे वापस भी मिल जाएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा, कई गुना पैसे वापस लेंगे, और इन्हें मोनोपोली भी मिल गई। तो जो चाइना की मोनोपोली है ना, एडिशनली इसमें और क्या है, यहाँ पे मिनरल प्रोसेसिंग कैपिटल है चाइना, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का मिनरल प्रोसेसिंग कैपिटल कौन है, चाइना। इसके पास टेक्नोलॉजीज़ है, कंपनीज है, कैपेसिटी है कि जितना मिनरल ये एक्सट्रैक्ट कर रही है ये इसे प्रोसेस भी कर सकती है। तो जो ग्लोबल शेयर अगर हम देखें, ग्रेफाइट में 80%, डिस्पोजियम में 100%, मैंगनीज 93% एंड डायनियम 88% शेयर है। मतलब ये तो कंप्लीट मोनोपोली है। जैसे आप टेक में बोल सकते हैं सर्च इंजन में गूगल की मोनोपोली है, वैसे ही, और या फिर विंडोज़ की मोनोपोली आप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट की, वैसे ही चाइना की है मेटल्स और मिनरल्स में। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है ना चाइना की, यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसकी मदद करता है। मतलब ये इतने स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि $1 भी कमाए ना तो स्केल पे ये लाखों करोड़ बन जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बन जाता है। तो इसकी वजह से प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है इनकी। जब आप बहुत बड़े लेवल पे काम करो तो आपको कॉस्ट कम होता है। एंड दूसरी चीज़ कि दूसरे नेशंस यहाँ एंट्री नहीं कर सकते, अब इतने बड़े बैरियर्स बना दिए इन्होंने। तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल इन्होंने अपना जमा दिया है मिनरल सप्लाई चेन पर। तो ये चाइना यहाँ पे एक बहुत बड़ा डोमिनेंट नेशन है। तो जो मोनोपोलिस्टिक वेपन है ना, ये बहुत ही बड़े कंसर्न्स रेज कर रहा है पूरी दुनिया में, चाहे आप यूरोप की बात करें, US की बात करें या इंडिया की बात करें। 2010 में अगर आप देखें, चाइना ने रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स, यस, कि जापान को हम रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स नहीं देंगे क्योंकि हमारा इनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं। तो रिसेंटली जब US ने रेस्ट्रिक्ट किया ना सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की, हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेल्स नहीं देंगे चाइना को अक्टूबर 2022 में, तो चाइना ने इम्पोज किए एक्सपोर्ट कंट्रोल जर्मेनियम पे और गैलियम पे अगस्त से। ये दोनों कमोडिटीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो USA सेमीकंडक्टर तो बना रहा है दुनिया में, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, लेकिन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चाइना उसका 60% शेयर और 80% शेयर ग्लोबल प्रोडक्शन में होल्ड करता है। कैसे बना लोगे बिना चाइना के सेमीकंडक्टर्स? आपके पास टेक्नोलॉजी है और इनके पास रॉ मटेरियल्स। तो जो टेंशन चल रहा है चाइना और US के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर, यस, इसकी वजह से सिंथेटिक ग्रेफाइट ग्रेड क्रूशल जो है डिफेंस और एरोस्पेस के लिए, उसका भी एक्सपोर्ट चाइना ने बोल दिया है कि हम नहीं करेंगे, जहाँ पे इनका कंप्लीट मार्केट डोमिनेंस है, पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। दूसरे जियोपॉलिटिकल इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि ओपेक लाइक कार्टेल बना देना। जैसे इस वक्त ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, इनका एक कार्टेल है जहाँ पे मिलकर डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि कैसे हमें प्राइस को और सप्लाई को आगे कंट्रोल करना है। तो वैसे ही एक कार्टेल बन सकता है बायर्स क्लब का, ठीक है, जो बिडिंग वॉर को अवॉइड करे, ठीक है, G7 कंट्रीज़ में, कि चाइना को बेसिकली काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए, कि कैसे ये टैकल करे चाइना को मिलकर। सारे बायर्स को एकजुट होना पड़ेगा। ओपेक में क्या है, सारे सेलर्स हैं जो कंट्रीज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है, लेकिन पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज अगर मिलकर एक कार्टेल बना ले और बोले कि नहीं हम बाय करेंगे, खुद से डिसाइड करेंगे एग्रीमेंट के हिसाब से, और प्राइस भी हमें आपको एक तरीके से हमसे एक बार आपको सोच विचार करना होगा, हमसे भी एक बार डिस्कशन करना होगा, तभी हम प्राइस को अग्री करेंगे किसी प्राइस को लेके। तो वैसे ही मेटल्स और मिनरल्स में अगर हो जाए, ठीक है, वैसा तो ऐसा क्रूड ऑयल में भी नहीं है, लेकिन काफ़ी एडवांटेज हम लोग सिक्योर कर सकते हैं एज अ बायर। US और EU प्रमोट कर रहा है लोकलाइजेशन, फ्रेंडशोरिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, इवन दो इट मीन्स हायर कॉस्ट। यस, EU और US में अगर आप ये काम करोगे तो भाई कॉस्ट ऐसे आएंगे 100 गुना ज़्यादा आएंगे। तो वैसे ये प्रैक्टिकल नहीं है, बट ये जितना हो सके इतना सिक्योर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं। देखिए, इंडिया में तो पॉसिबल है सस्ते में ये सारी चीज़ें करना। तो इंडिया का भी एम्बिशन है नेट ज़ीरो एमिशन का बाई 2070। ये हम पिछली 3 आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं 3 दिन में। एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी हम चाहते हैं। डिफेंस और न्यूक्लियर स्पेस तो हम देख रहे हैं हमारी किस तरीके से इंडस्ट्री अभी ग्रो करना शुरू की है पिछले 10 सालों में, अभी तो ये शुरुआत है। और इंडिया भी
100% कोबाल्ट इंपोर्ट करता है, निकल और लिथियम 93% इंपोर्ट करता है, कॉपर भी। पूरी तरीके से इंडिया डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस हमारी नहीं है इन मेटल्स और मिनरल्स में। तो इंडिया अब के पास भी हैवी मिनरल्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमें केरला में मिलते हैं, ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। सिग्निफिकेंट डिपॉजिट है पॉलीमेटालिक फेरोमैंगनीज नोड्यूल्स की, जो अंडमान सी और लक्षद्वीप सी में है। इसके अलावा डीप सीटेड डिपॉजिट्स हैं। डिस्पाइट प्रोसेसिंग over 210 million tons of graphite and 665 million tons of ilmenite and rutile, production remains minimal। अब क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के पास पोटेंशियल है। अब देखिए यही प्रॉब्लम आ जाती है इंडिया के बारे में। 20 साल से लोग ये बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इस पोटेंशियल को हम लोग कब उस स्टेज पे लाएंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, और ये हमें जल्दी करना होगा। जैसे पोटेंशियल तो हमारे पास डेमोग्राफी का भी है कि 50 से ज़्यादा % बच्चे यहाँ पे यूथ हैं, जो पॉपुलेशन है, लेकिन ये अगर खाली बैठे हैं तो इनका कोई काम नहीं है, या फिर इनके पास कोई स्किल नहीं है, दे आर वर्थलेस इन द इकोनॉमी, दे आर डिपेंडेंट। तो इन्हें हम काम सिखाएं, ये हमारा एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। एक इसकी तरफ हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए जैसे कि है। तो वैसे ही जब ये मिनरल डिपॉजिट्स हैं, इतने डिपॉजिट्स हैं, ये पोटेंशियली है हमारे पास, तो हमें इसी तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनानी चाहिए कि हम इनके पोटेंशियल को यूज़ कर पाएँ। हमें प्रमोट करना चाहिए कि हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं ये एक्सप्लोर करें, या तो हम उन्हें इन्वेस्टमेंट्स दें, हम टेक्नोलॉजी लाएं हमारे देश में, क्योंकि सिर्फ एक बार लानी होगी, उसके बाद आगे हम खुद डेवलप करेंगे आगे चीज़ें। तो बहुत सारी क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो अनडिस्कवर्ड है, क्योंकि हमारा फोकस होता है बल्क मिनरल पे। तो हम जो डीप सीटेड क्रिटिकल मिनरल हैं इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, आज तक एक्सप्लोरेशन इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज कर रही थी, ONGC से लेकर जो दूसरी कंपनीज थी, जो सरकारी कंपनीज थी। प्राइवेट सेक्टर इस फील्ड में आई ही नहीं ढंग से। तो यहाँ पे रिसेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आए हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि 30 मिनरल को ये क्रिटिकल का दर्जा देंगे, और इन्होंने ये भी कहा है कि 2019 में जैसे 100% FDI अलाउ कर दिया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 250 प्रोजेक्ट जहाँ डीप सीटेड क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जाए। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, इसमें सारे जो एक्ट्स हैं हमारे, और ऑफशोर एरियाज मिनरल एक्ट 2022, यहाँ पे भी परमिशन दी गई है चेंजेस करके कि प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी जाए ऑक्शंस के थ्रू। तो क्रिटिकल मिनरल पहले क्या थे? पहले एटॉमिक हुआ करते थे, ठीक है। अब इनको रिक्लासिफाई करके प्राइवेट सेक्टर माइनिंग के लिए अब इस डेफिनेशन में लाया गया है कि ये भी क्रिटिकल मिनरल के डेफिनेशन में आए, जो हमारे मेटल्स हैं और मिनरल्स हैं। तो जो 3 राउंड है ऑप्शन के, जो लिथियम के लिए हुआ, रेयर अर्थ के लिए हुआ 2023 में, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑफशोर ब्लॉक्स भी अभी ऑप्शन के लिए है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी आ रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्टॉक रखें, इन्वेंट्री रखें की मिनरल्स की, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के लिए, ऑटोमोटिव स्पेस के लिए, डिफेंस के लिए और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए। तो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे खनिज विदेश इंडिया असेस कर रहा है अर्जेंटीना को लिथियम एक्सप्लोरेशन में 5 ब्लॉक्स में। उसके बाद लिथियम और कोबाल्ट ब्लॉक हम ऑस्ट्रेलिया में भी डिस्कस कर रहे हैं। एंड इंडिया ट्रस्टेड फ्रेंड है अफ्रीका का, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बेनिफिकेशन और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ में, कि हम लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करें और सस्टेनेबल रिलेशनशिप डेवलप करें ऐसी कंट्रीज़ के साथ जहाँ पे भारी मात्रा में ये डिपॉजिट्स हैं। हमारे पास खुद नहीं है तो क्या हुआ, इनके पास है, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना इन्हें प्रोसेस करने के लिए, माइन करने के लिए। हम वो तो प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके जगह पे हम ये सिक्योर कर सकते हैं कि इतना % आप हमें ही बेच दोगे, हम उनसे खरीद लेंगे, हम प्रोसेस भी करेंगे, हम उसके लिए उन्हें चार्ज करेंगे। तो इंडिया एनहांस करे अगर मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़, ठीक है, और अपने लो कंसंट्रेशन कोर और स्पेसिफिक एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारी इनसफिशिएंट कैपेसिटीज़ हैं इसे रिड्यूस कर सकते हैं। और हम इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए हमें इंडोनेशिया के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से जो निकल में हुआ, ठीक है। और भी स्पेशली चाइना से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से अगर थोड़ा फोरसाइट हो तो चुपचाप से हम ये चीज़ें पहले ही कर सकते थे जो चाइना ने किया अफ्रीका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।